हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको नेटवर्क केबल्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको नेटवर्क क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं जैसे कि लैन, मैन, वैन, और इसके कितने एलिमेंट हैं जैसे कि सर्वर, नोड्स, नेटवर्क केबल, नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क प्रोटोकॉल, और कितने प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम नेटवर्क केबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेटवर्क केबल क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए। केबल जो होता है सूचना को एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस तक भेजने वाला एक माध्यम होता है। मतलब कि नेटवर्किंग में जो प्रयोग होने वाले वायर्स होते हैं उनको ही नेटवर्क केबल कहा जाता है। लैन के साथ उपयोग किए जाने वाले केबल्स कई प्रकार के उपलब्ध हैं। कुछ केस में एक प्रकार के केबल्स व कुछ केसों में विभिन्न प्रकार के केबल उपयोग में लिए जा सकते हैं। केबल्स के प्रकार का चयन नेटवर्क की टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल एवं आकार पर निर्भर करता है। नेटवर्क में उपयोग आने वाली कुछ केबल निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्ड पेयर केबल। ये दो प्रकार से हो सकते हैं। अनसील्ड ट्विस्ड पेयर केबल जिसको UTP बोला जाता है, और सील्डेड ट्विस्ड पेयर केबल STP। ये तो ट्विस्ड पेयर केबल थे। उसके बाद है कोएक्सियल केबल और एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये तीन प्रकार के केबल हैं जिनका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। आगे हम जान लेते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या है। तो अगर सरल शब्द में कहा जाए तो ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक साधन है। अब यह माध्यम या तो वायरलेस हो सकता है जैसे कि वाईफाई, या वायर बेस हो सकता है, मतलब कि जिसमें वायर हो सकते हैं जैसे कि केबल्स के द्वारा फिजिकल कनेक्टिविटी। इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो वायरलेस भी हो सकते हैं या वायर वाले हो सकते हैं। तो चलिए ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में और जान लेते हैं। नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं, स्विच होते हैं, हब और राउटर के साथ में ट्रांसमिशन मीडिया भी एक प्रकार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन माध्यम है। ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर डिवाइस तक भेजा जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट टाइप की केबल्स यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डायग्राम है जिसमें ट्रांसमिशन मीडिया दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बाउंडेड, या उसी को गाइडेड मीडिया बोला जाता है, या उसी को वायर्ड बोला जाता है। वायर्ड मीडिया मतलब जिसमें वायर का प्रयोग किया जाता है। और सेकंड नंबर है अनबाउंडेड, या फिर उसको अनगाइडेड या वायरलेस। तो बाउंडेड गाइडेड मीडिया जो होते हैं इसके अंतर्गत तीन केबल्स होते हैं: ट्विस्ड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और कोएक्सियल केबल। और जो अनबाउंडेड या अनगाइडेड होते हैं या वायरलेस बोल सकते हो, इसके अंतर्गत माइक्रोवेव होते हैं, या रेडियो वेव होते हैं, या इंफ्रारेड होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, वाईफाई होते हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं। तो चलिए अब एक एक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है किसी भी प्रकार की सूचना को सेंडर से रिसीवर तक पहुँचाने का एक रास्ता होता है। इसे ही ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है वायर्ड और दूसरा वायरलेस। तो वायर्ड के अंतर्गत या उसी को बाउंडेड बोला जाता है। तो वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड जैसे कि केबल या वायर के द्वारा होता है उसे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसे गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कोएक्सियल केबल, सेकंड है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, थर्ड है ट्विस्ड पेयर केबल। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे वायर्ड मीडिया के अंतर्गत
कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होते हैं? तो कोएक्सियल केबल एक गोल आकार की केबल होती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये गोल आकार की केबल है जिसमें एक मुख्य चालक तार होता है। यहाँ पे मुख्य चालक तार, ये जो कॉपर वायर है इसको कहा जा रहा है, और जिसे इनर कंडक्टर, इसी कॉपर वायर को ही इनर कंडक्टर कहा जाता है, जो एक ठोस प्लास्टिक के मोटे इंसुलेशन से ढकी होती है। इसके जस्ट ऊपर में देखिए, एक ठोस प्लास्टिक का मोटा इंसुलेशन है जो इस कॉपर वायर को ढका हुआ है। इसके ऊपर फॉइल होती है। इसके ऊपर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, फॉइल होता है और उस पर धातु के तारों की जाली होती है। ये देखिए, धातु के तारों की जाली है। इस प्रकार से जाली जो है लिपटी हुई है, जिसे आउटर कंडक्टर कहा जाता है। इसी जाली को आउटर कंडक्टर कहा जाता है। ये कॉपर वायर इनर कंडक्टर है और ये कॉपर की जो जाली है ये आउटर कंडक्टर है, और बीच में दोनों की इंसुलेशन किया गया है, वो भी मोटे प्लास्टिक से। उसके बाद में सबसे ऊपर जो प्लास्टिक का पाइप होता है, ये वाला जो प्लास्टिक का पाइप है, वो इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये कोएक्सियल केबल होता है। कोएक्सियल केबल का प्रयोग, तो देखिए, कोएक्सियल केबल का जो प्रयोग है अधिकतर केबल टीवी में होता है। टीवी जानते हैं आप लोग, तो जो टीवी में जो वायर लगाया जाता है, जो केबल लगाया जाता है, वो कोएक्सियल केबल ही होता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में भी किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ही कम हो गया है। तो ये है कोएक्सियल केबल। अब हम कोएक्सियल केबल के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो कोएक्सियल केबल दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है थिन नेट कोएक्सियल केबल और दूसरा है थिक नेट कोएक्सियल केबल। यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल के अंतर्गत थिन नेट और थिक नेट। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। तो थिन नेट कोएक्सियल केबल क्या होता है? यह केबल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और यह सस्ती तथा इंस्टॉलेशन में भी बहुत ही आसान होता है। थिन नेट कोएक्सियल केबल में कॉपर की जो वायर होती है उसकी कोर लगभग 0.25 इंच यानी कि 0.65 mm होती है। यह डाटा को 185 मीटर मतलब कि 160 फीट तक ट्रांसमिट कर सकता है। सेकंड नंबर है थिक नेट कोएक्सियल केबल। तो इस प्रकार के केबल में कॉपर वायर की कोर लगभग 0.5 इंच होती है। यह डाटा को 500 मीटर या फिर 1650 फीट तक ट्रांसमिट कर सकता है। इस केबल को स्टैंडर्ड ईथरनेट केबल भी कहा जाता है। इस प्रकार के केबल का प्रयोग थिन नेट कोएक्सियल केबल से बनाए गए छोटे छोटे लैन नेटवर्क को कनेक्ट करके बड़े नेटवर्क बनाने में किया जाता है। अब हम कोएक्सियल केबल के अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो कोएक्सियल केबल सबसे बहुमुखी संचरण माध्यम है और आवेदनों की एक विस्तृत विविधता में व्यापक उपयोग का आनंद ले रहा है। इसमें प्रमुख हैं टेलीविजन वितरण, लंबी दूरी का टेलीफोन संचरण, कंप्यूटर प्रणाली लिंक, लोकल एरिया नेटवर्क। कोएक्सियल केबल तेजी से टीवी संकेतों वितरण के साधन के रूप में घर में केबल टीवी के माध्यम से फैल रही है। अपने विनम्र शुरुआत में यह कम्युनिटी एंटीना टेलीविज़न, जिसको कैट या CATV के रूप में जाना जाता है, तो इस रूप में दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक केबल टीवी सिस्टम ने कुछ मील की दूरी तक अपनी सेवाओं को फैला रखा है, जिससे हर घर ऑफिस प्रभावित है। अब हम कोएक्सियल केबल के ट्रांसमिशन विशेषताएं देख लेते हैं। तो कोएक्सियल केबल जो होते हैं एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कोएक्सियल केबल की जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्विस्ड पेयर केबल की अपेक्षा ज़्यादा होती है और उच्च आवृत्ति और डाटा रेंज ज़्यादा असरदार है, क्योंकि इसकी जो फील्ड और कॉन्सेंट्रिक निर्माण की वजह से कोएक्सियल केबल की दखल अंदाजी और क्रॉस टॉक में ट्विस्ड पेयर केबल से बेहतर है।
कोएक्सियल केबल मानक। अब कोएक्सियल केबल की जो डिज़ाइन है उसको रेडियो सरकार ने रेटिंग द्वारा वर्गीकृत किया है। प्रत्येक केबल को एक विशेष फंक्शन के लिए RG रेटिंग द्वारा परिभाषित किया गया है। कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप टीवी में भी रेटिंग होता है, हर प्रोग्राम या हर चैनल के लिए अलग अलग रेटिंग्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे कोएक्सियल केबल के लिए भी अलग अलग रेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर है RG8, ये मोटी इथरनेट में प्रयुक्त होने वाली है। RJ9 मोटी इथरनेट में प्रयुक्त होती है। RG58 पतली इथरनेट में प्रयुक्त होती हैं और RG59 टीवी के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये कोएक्सियल केबल के मानक हैं। तो उसके बाद में अब हम जान लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है। अभी तक हम कंडक्टिव मेटल केबल्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि सिग्नल करंट के फॉर्म में डाटा को ट्रांसफ़र कर रही थी। दूसरी ओर जो ऑप्टिकल फाइबर है, ग्लास या प्लास्टिक या ट्रांसलेट सिग्नल के द्वारा लाइट के फॉर्म में बनती है। ये जो है करंट के फॉर्म में नहीं बनती है, ये लाइट के फॉर्म में बनती है। लाइट सिग्नल जो होते हैं उनका ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर केबल में पूरे आंतरिक रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन पर पड़ता है। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल सिलेंडर आकार में होती है और इसके 3 कॉन्सेंट्रिक भाग होते हैं, जैसे कि कोर, क्लैडिंग और जैकेट। ये जो अंदर का जो भाग होता है ये कोर होता है, उसके बाद उसके जस्ट ऊपर में क्लैडिंग्स होते हैं और उसके भी ऊपर में बफर या जैकेट्स होता है। चलिए हम और जान लेते हैं इसके बारे में। कोर जो होता है सबसे भीतरी भाग होता है। ये देखिए कोर सबसे भीतरी भाग है। यह बहुत ही पतला और फाइबर ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। यही जो कोर है या तो फाइबर ग्लास का या फिर प्लास्टिक का बना होता है। जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज द्वारा तरह तरह के कोर को ढक लेती है। आउटर जो होता है मोस्ट लेयर या ग्लैडेड फाइबर के बंडल से घिरी रहती है, जिसे जैकेट कहते हैं। ये देखिए ये जो आउटर है, ये आउटर जो होता है कोई एक इम्पॉर्टेंट लेयर बोल सकते हो या ग्लैडेड फाइबर के बंडल से घिरी रहती है और इसी को ही जैकेट कहा जाता है। और जैकेट को प्लास्टिक या दूसरे मटेरियल लेयर द्वारा मॉइस्चर, एब्रेशन, क्रॉसिंग और दूसरे पर्यावरण खतरे से बचाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके मुख्य 3 भाग थे, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। अब हम जान लेते हैं इसमें और क्या क्या होते हैं। इसमें नॉइज़ जो होता है अत्यंत कम नॉइज़ जो है अत्यंत कम होता है। इसका जो बैंडविड्थ है अधिक होता है, गति भी अधिक होती है तथा संकेतों की जो हानि होती है वो बहुत ही कम होती है। ये लंबी दूरी के संचार के लिए उपयोगी हैं। इसको जो लगाने और रख रखाव का जो खर्च होता है वो अधिक आता है, ये महंगा होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लाभ देख लीजिए। तो अधिक क्षमता वाला होता है, छोटा आकार और हल्का वजन होता है, विद्युत चुंबकीय अलगाव होते हैं, अधिक पुनरावर्तन अंतरालयन होता है, कम कीमत का होता है और बहुत कम फेल होता है और नो शॉर्ट सर्किट की संभावना भी कम होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो हानि होती है वो ये है कि फाइबर ऑप्टिक का मुख्य नुकसान उसकी कीमत का रख रखाव, स्थापना और कोमलता है। कीमत को देख लीजिए यहाँ पे। ऑप्टिकल फाइबर केबल महंगा है क्योंकि कोर में थोड़ी इम्परफेक्शन हो तो विनिर्माण होता है। इसके अलावा लेजर प्रकाश स्रोत हजारों डॉलर का होता है, जो कि विद्युत चुंबकीय सिग्नल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका स्थापना और रख रखाव देख सकते हैं। कोर में कोई भी खुरदरापन या क्रैकिंग लाइट और संकेतों को बदला जा सकता है। सभी स्प्लाइंस
पॉलिश और जुड़े हुए होने चाहिए। अब इसके बाद हम जान लेते हैं ट्विस्ड पेयर केबल के बारे में। इसमें तांबे के 2 तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन कुचालकों या बैड कंडक्टर जिसको बोला जाता है उनकी परत चढ़ी रहती है। यह तार आपस में लिपटे हुए रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे केबल में नॉइज़ में कमी आती है। यह संकेतों को रिपीटर के बिना ही लंबी दूरी जैसे कि 1 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्ड पेयर केबल। इसे ट्विस्ड पेयर केबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2-2 वायर का एक पेयर होता है। यहाँ पे ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है और यहाँ पे ये चौथा पेयर है। मतलब इसमें कुल 4 पेयर हैं और एक एक पेयर में 2-2 तार आपस में लिपटे हुए या मुड़े हुए रहते हैं। और ये जो है कॉपर वायर होते हैं और इनके ऊपर में यहाँ पर प्लास्टिक का एक कवर चढ़ा रहता है। ट्विस्ड पेयर केबल जो है 2 प्रकार के होते हैं, अनसील्ड ट्विस्ड पेयर केबल जिसको UTP कहा जाता है और सील्ड ट्विस्ड पेयर केबल जिसको STP कहा जाता है। चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। अनसील्ड ट्विस्ड पेयर केबल टेलीकम्युनिकेशन माध्यम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम प्रकार की केबल है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है रेंज डाटा एवं वॉइस दोनों तरह के ट्रांसलेशन के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्विस्ड पेयर केबल का डायग्राम है। ये जो वायर होते हैं आपस में देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस तरीके से मुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं और इसके अंदर में जो वायर होता है ये सॉलिड कॉपर कंडक्टर होता है, कॉपर वायर होता है और आउटर इंसुलेशन किया जाता है इसके ऊपर में, ये देखिए, और इसके जस्ट ऊपर में प्लास्टिक का एक कवर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह की जो केबल्स होती हैं इसमें 2 कॉपर कंडक्टर जो कि खुद को प्लास्टिक कवर से ढके रहते हैं आपस में गुथे हुए रहते हैं। प्रत्येक के प्लास्टिक कवर का जो रंग होता है भिन्न भिन्न होता है और इन्हें पहचानने एवं दूसरे बंडल में जोड़ने में काम आता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक के जो इसमें कवर लगे हैं अलग अलग रंगों में हैं, जैसे कि यहाँ पे नीले रंग का ये है, ऑरेंज कलर का और वाइट का, और ये वाला जो है ब्राउन कलर और ये ग्रीन कलर। इस तरीके से अलग अलग रंगों से होते हैं एक एक पेयर जिससे उनको पहचानने में सुविधा होती है। अब हम UTP केबल्स के लाभ जान लेते हैं। तो UTP केबल्स के लाभ देखेंगे। उसकी जो कम कॉस्ट और उसकी आसानी से उपयोग है। UTP केबल सस्ती होती है और फ्लेक्सिबल और आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। हानि देख लीजिए, इसमें नॉइज़ एवं क्रॉस टॉक अन्य केबलों की तुलना में ज़्यादा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, मतलब ठीक से क्लियर से नहीं आ पाता है, इसलिए नॉइज़ अधिक होती है। UTP केबल के अनुप्रयोग UTP को सामान्यतः नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसे LAN टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट, टोकन रिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। अब हम सील्ड ट्विस्ड पेयर केबल के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ एवं क्रॉस से बचने के लिए इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर मेटल फाइल या ब्रांडेड मेश का कवर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं उसमें कवर चढ़ा दिया गया है, मेटल फाइल या ब्रांडेड मेश का कवर। इसे ही STP केबल कहते हैं। STP केबल में नॉइज़ कम हस्तक्षेप करता है, मतलब कि इसमें UTP के कंपेयर में नॉइज़ थोड़ा कम हो जाता है, किंतु यह UTP की तुलना में महंगी होती है। STP और UTP में बस इतना ही अंतर है कि STP में अलग से ब्रांडेड या फॉइल सील्ड लगा रहता है। STP केबल के लाभ देख लीजिए। इसमें नॉइज़ एवं क्रॉस का टॉक का प्रभाव कम होता है। अब हम वायरलेस के बारे में जान लेंगे। वायर्ड के अंतर्गत 3 केबल्स थे, ट्विस्ड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अब वायरलेस क्या होते हैं? तो वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वायर की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर के होता है, उसे ही वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। इसे अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रेडियो वेव, सेकंड है माइक्रोवेव और थर्ड है इंफ्रारेड वेव। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है रेडियो वेव। इनकी जो आवृत्ति है 3 kg हर्ट्ज से
1 kHz तक हो सकती है। इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है तथा इनका एटेन्यूएशन भी उच्च होता है। रेडियो तरंगें ज़्यादातर ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। जब एक एंटीना रेडियो तरंगों को ट्रांसमिट करता है तो ये सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। तो रेडियो तरंगों का प्रयोग जो होता है टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो के कम्युनिकेशन में होता है। इनमें एक रेडियो टनर होता है जो कि रेडियो तरंगों को रिसीव करता है तथा स्पीकर में इन तरंगों को मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदल देता है, जिससे हम स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है ट्रांसमीटर और उसका एंटीना, और ये है रिसीवर और उसका एंटीना। दोनों के बीच रेडियो वेव मतलब इस तरीके से इस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है और रिसीव किया जाता है। अब हम जान लेते हैं माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या होते हैं? इसमें जो है सूचना का जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों द्वारा किया जाता है। ये जो इसकी जो वेवलेंथ होती है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज़ से अधिक होती है तथा ये अनेक प्रकार के ट्रांसमिट से निर्मित होते हैं। माइक्रोवेव का जो प्रयोग है खाना पकाने तथा मोबाइल आदि में किया जाता है तथा वाईफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए अब इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो इसमें एक एंटीना यहाँ पे लगा हुआ है और ये दूसरा है, ये ब्रांचिंग लॉस, ये भी ब्रांचिंग लॉस है और यहाँ पे बीच में एटमॉस्फेरिक लॉस है। तो इस प्रकार से माइक्रोवेव का कम्युनिकेशन किया जाता है एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक। अब हम जान लेते हैं इंफ्रारेड वेव। यह एक विशेष तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है जिन्हें हम इंफ्रारेड कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य देख नहीं सकता परंतु स्किन में हीट के रूप में महसूस अवश्य कर सकता है। इनका जो प्रयोग होता है टीवी रिमोट कंट्रोल, वायरलेस लैन, सीसीटीवी तथा मिसाइल गाइडेंस सिस्टम आदि में किया जाता है। सन 1800 में सर्वप्रथम सर विलियम्स हर्शचेल ने इंफ्रारेड को विकसित किया था। आइए इंफ्रारेड का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफ्रारेड। तो ये एक मोबाइल डिवाइस है, ये एक मल्टीमीडिया फाइल्स हो गए और यहाँ पे कैमरा है, डिजिटल वीडियो कैमरा, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर, ये भी डिजिटल कैमरा है। तो इन सभी को ये इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा ज्वाइन किया गया है। आगे देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह जिसको कहा जाता है। कृत्रिम संचार उपग्रह या फिर आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ़ोन, टीवी और कंप्यूटर के लिए संचार का एक बेहतर माध्यम उपलब्ध कराता है। यह दूरस्थ प्रदेशों जैसे या फिर विश्व के किसी भी कोने में संचार उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। संचार उपग्रह 2 आकृतियों पर कार्य करता है। फर्स्ट है सी बैंड जो 4 से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है और दूसरा है KU बैंड जो कि 11 से 14 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। इसमें जो 6 या 14 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को उपग्रह की ओर भेजा जाता है। उपग्रह पर स्थित ट्रांसपोंडर इसे संवर्धित एम्पलीफाई करके 4 या 11 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति से वापस भेज देता है। फ्रिक्वेंसी के इस अंतर संकेतों या सिग्नल्स को आपस में मिलने इंटरफेरेंस से रोकने के लिए होता है। तो यहाँ पे संचार व्यवस्था के लिए यहाँ पे एक चित्र भी देख सकते हैं। इस प्रकार का चित्र ये है आपका धरती, और धरती में 2 अलग अलग सैटेलाइट मतलब अलग अलग एंटीना लगे हुए हैं और इन्हीं एंटीनों को यहाँ पे सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया गया है। संचार व्यवस्था के लिए भू स्थिति उपग्रह जिसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है।
ये जो सैटेलाइट होता है इसी की बात कर रहा है। ये पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है, आसमान में बोल सकते हो। कक्षा में उपग्रह की जो गति होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुपात में होता है। पृथ्वी जैसे जैसे घूर्णन करती है उसकी गति के अनुसार ही उपग्रह की गति होती है। पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष एक ही स्थान पर सदा मालूम पड़ता है। और ये जो सैटेलाइट है हमें दूर से एक तारों की भांति दिखाई देता है और ये पृथ्वी पर एक बिंदु की तरह मतलब एक ही स्थान पर टिका हुआ दिखाई देता है। सैटेलाइट के संचार को आसान बनाने के लिए एंटीना का आकार छोटा 1 से 2 मीटर किया गया है, जिसे वीसेट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल कहा जाता है। आगे आप यहाँ पे भी सैटेलाइट का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे अर्थ पे 2 स्टेशन है, फर्स्ट अर्थ स्टेशन और सेकंड अर्थ स्टेशन। और इस एंटीना को यहाँ पे सैटेलाइट से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखेंगे अगर इस एंटीना से कोई भी सिग्नल भेजा जाता है तो सैटेलाइट उसको रिसीव करता है और उसे इस एंटीना के पास भेजता है, या इस एंटीना से जो भी सिग्नल्स आते हैं उसको ट्रांसफ़र या रिसीव किया जाता है इस सैटेलाइट के माध्यम से, और वो ये वाला एंटीना उसको रिसीव करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है। तो इन दोनों एंटीना के बीच में जो ट्रांसफ़र रिसीवर जो भी कार्य होते हैं उस सैटेलाइट के माध्यम से ही किए जाते हैं। आगे देख सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन केवल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का एक कार्य होता है, इसे ही डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब कि हम जो भी सिग्नल्स जो भी डाटा सेंड करते हैं उसे दूसरे जगह पे रिसीव किया जाता है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे डाटा के ट्रांसफ़र और रिसीवर को ही डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। हालांकि यह एक सरल परिभाषा है, लेकिन जब हम इस बारे में सोचते हैं कि कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो यह बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कम्युनिकेशन की विभिन्न कैटेगरीज हैं और वे किसी भी समय एक से अधिक हो सकती हैं। आइए देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डाटा ट्रांसपोर्टिंग की एक्टिव प्रोसेस को ही डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेटवर्क एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब बातचीत करने का एक सिस्टम होता है जिन्हें इंफॉर्मेशन को एक ओरिजिनल पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक इंफॉर्मेशन को भेजने और रिसीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लोकल डाटा कम्युनिकेशन। लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में जो एक छोटे एरिया को कवर करता है और इसमें सीमित कम यूजर्स की संख्या होती है, इसे लोकल डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। सेकंड है ग्लोबल। यह लंबी दूरी को कवर करता है और इसमें अनलिमिटेड यूजर्स की संख्या होती है, मतलब बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइंट होते हैं। ये ग्लोबल डाटा कम्युनिकेशन है। अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन का कौन कौन से इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट है डिलीवरी। तो सिस्टम को सही डेस्टिनेशन पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यह डेटा अभिप्रेरक डिवाइस या यूज़र को ही प्राप्त होना चाहिए। ये होता है सिस्टम डिलीवरी। सेकंड नंबर है एक्यूरेसी। सिस्टम को सही ढंग से डाटा डिलीवर करना चाहिए। यदि डेटा को ट्रांसमिट करने में बदल दिया गया तो वह अनुपयोगी है, मतलब कि सही तरीके से ही डाटा जो है ट्रांसमिट होना चाहिए। अगला है टाइमलाइंस। सिस्टम को समय पर डेटा डिलीवर करना चाहिए। देर से डिलीवर किया गया डेटा बेकार हो जाता है। वीडियो, ऑडियो या वॉइस डेटा के मामले में समय पर डिलीवर करने का मतलब है डेटा जैसे डेटा प्रोड्यूस किया जाता है वही ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट और बिना देरी के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट तो डिलीवर होना चाहिए, और सेकंड है कि डिलीवरी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सही ढंग से डिलीवर होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, और तीसरा है समय पर डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होता है तो उसके मुख्य 5 कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसमीटर, और
उसके बाद में यहाँ पे रिसीवर, और तीसरा जो माध्यम होता है मीडियम, जो वायर भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, और चौथा है मैसेज जो डाटा भेजा जा रहा है, और पांचवा जो होता है उसका प्रोटोकॉल, मतलब कि रूल्स, उसके क्या क्या नियम्स हैं। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर डिवाइस मैसेज भेजता है। यह एक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन हैंडसेट, वीडियो कैमरा और कुछ भी हो सकता है, मतलब इन सभी चीज़ों को ट्रांसमिट किया जाता है। सेकंड नंबर है रिसीवर। रिसीवर जो है ट्रांसमीटर द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीव करता है। यह भी एक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन हैंडसेट, टेलीविज़न और कुछ भी हो सकता है। थर्ड नंबर है मैसेज। मैसेज एक ट्रांसमिशन डेटा है जिसे कम्युनिकेट किया जाना है। इसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर्स, इमेज, साउंड या वीडियो, कुछ भी हो सकता है। अगला नंबर है मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम एक फिजिकल पाथ है जिसके द्वारा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जाता है। तो इसमें ट्विस्ड पेयर केबल वायर हो गया, या कोएक्सियल केबल हो गया, या फाइबर ऑप्टिक्स केबल, या लेज़र, या रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, इन सभी में से कुछ भी हो सकता है। एक मीडियम होता है जो डाटा को भेजता है। अगला नंबर है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल जो होता है नियमों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। यह कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं किए जा सकते। जैसे कि जापानी समझने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ में नहीं आएगी। तो आगे देख सकते हैं डाटा ट्रांसमिशन के मोड्स। तो डाटा जो है ट्रांसमिशन 3 मोड्स पे करता है। फर्स्ट है सिंप्लेक्स, जो ए से बी तक जाता है, मतलब कि एक टाइम पे एक ट्रांसमीटर रिसीवर को डाटा भेज सकता है और रिसीवर सिर्फ उसको रिसीव कर सकता है। सेकंड नंबर है हाफ डिप्लेक्स, जिसमें जो ट्रांसमीटर होता है वो डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से रिसीवर जो है डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव कर सकता है, वो भी एट ए टाइम। मतलब कि अगर ट्रांसमीटर डाटा सेंड कर रहा है उस वक्त रिसीवर जो है डाटा रिसीव करेगा, और जब रिसीवर डाटा ट्रांसमिट करेगा तो पहला वाला जो है वो डाटा रिसीव करेगा। उसी प्रकार से थर्ड है फुल डिप्लेक्स, जहाँ पे ए और बी दोनों जो है डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं उसी समय पे और डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो सर चलिए एक एक के बारे में जानते हैं। सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन एक ही दिशा में हो सकता है। रिसीवर ट्रांसमिटिंग डिवाइस से सिग्नल प्राप्त करता है। जी हाँ, यहाँ पे अगर ट्रांसमीटर सिर्फ डाटा को सेंड करने का ही कार्य करेगा और रिसीवर डाटा को सिर्फ रिसीव करने का कार्य करेगा। अगला है हाफ डिप्लेक्स। हाफ डिप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में तो होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होगा। मतलब कि अगर ट्रांसमीटर डाटा सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, और रिसीवर अगर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है तो ट्रांसमीटर उसे रिसीव करेगा। अगला है थर्ड फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स मोड में एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा का ट्रांसमिशन और रिसीवर दोनों काम होता है। इस मोड का उदाहरण टेलीफोन लाइन है। जैसे टेलीफोन लाइन में दोनों तरफ से ट्रांसमिट भी होता है और रिसीव भी होता है। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं उनसे बैंडविड्थ के माध्यम से किया जाता है। तो बैंडविड्थ एक टर्म है जिसे कम्युनिकेशन सिस्टम की डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो डेटा ट्रांसमिट के लिए उपलब्ध है। फर्स्ट है यहाँ पे नैरो बैंड कम डेटा वॉल्यूम को हैंडल करता है। डाटा ट्रांसमिशन रेट इसका 45 से लेकर के 300 बैंड तक होता है। नैरो बैंड जो होता है कम्युनिकेशन के लिए कम स्पीड वाले डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर है वॉइस बैंड 300 से लेकर 9600 बॉन्ड के लिए बीच में मध्यम डेटा ट्रांसमिट वॉल्यूम को हैंडल करता है। इनका जो मुख्य उपयोग होता है टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, इसलिए इसे वॉइस बैंड भी कहते हैं। और थर्ड नंबर है ब्रॉडबैंड बहुत बड़े डेटा
वॉल्यूम को हैंडल करता है। इनका जो डेटा ट्रांसमिशन है रेट 1 मिलियन बैंड से इससे अधिक का होता है। यह हाई स्पीड डेटा एनालिसिस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से नेटवर्किंग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आगे मैं OSI मॉडल और TCP/IP प्रोटोकॉल भी बताऊंगी, वो भी नेटवर्क के ही भाग हैं। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।